हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष शाह। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसए कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में मैं आपको वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड या रिजर्व के बारे में समझाऊंगा। मैं इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच समझाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाऊंगा कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से इसका अकाउंटिंग एप्लीकेशन या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो जिन लोगों को भी आज तक इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई है तो ये वीडियो आप लोग पूरा का पूरा देखें, जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट द वीडियो। चलिए, तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल ये आ जाता है कि सर वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड या फिर रिजर्व होता क्या है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ एक रिजर्व के बारे में कि सर रिजर्व होता क्या है। जनरल सी पॉइंट है, जैसे हम अपनी फैमिली में भी करते हैं सर, हम अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा क्या कर लेते हैं सर, अलग सेव कर देते हैं। जिसको उन्होंने बोला क्यों सेव कर देते हैं सर, फ्यूचर अनसर्टिनिटी के लिए सेव कर देते हैं। अगर भविष्य में हमें कोई प्रॉब्लम हो तो सर हमारे पास एक बैकअप हो, हम उसमें से पैसा निकाल के उसका इस्तेमाल कर सके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है। सिमिलरली सर बिजनेसमैन भी करते हैं। बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से सर कुछ हिस्सा निकालते हैं और अलग अकाउंट में डाल देते हैं। किस लिए निकालते हैं सर, किस लिए डालते हैं सर, बिजनेस में अगर कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटी हो गई तो इन दैट कंडीशन वो क्या करेंगे, उस अकाउंट में से पैसा निकाल के वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया सर सिंपल सी बात है एक रिजर्व। रिजर्व होता क्या है, अब हम बात करें सर वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड या रिजर्व ये है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है। सपोज मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे दो पार्टनर है, हमारा ए और एक है बी। सर ये दोनों के दोनों बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, काफी समय से बिजनेस चल रहा है। इनके सर कुछ फैक्ट्रीज भी हैं। अच्छा, उन फैक्ट्रीज में क्या होगा, कुछ वर्कर सर काम कर रहे होंगे। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कुछ वर्कर सर काम कर रहे होंगे, उस फैक्ट्री में सर एक्सीडेंट हो सकता है या फिर वर्कर के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर। इन दैट कंडीशन सर उस वर्कर की जिम्मेदारी किसकी होती है, इन दोनों पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तो सपोज मैं कह रहा हूँ उस वर्कर के चोट लग गई या कुछ उसके साथ अनसर्टेनिटी हो गई सर बिजनेस के टाइम पे, उस कंडीशन में हमने कहा सर इन दोनों की जिम्मेदारी होगी कि उसकी हेल्प करना। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं या जो पार्टनर्स हैं ये क्या करते हैं, उस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए सर आज से ही एक अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेव करने लग जाते हैं। कहाँ सेव करते हैं सर, एक अलग फंड में सेव करते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड। अब क्या हुआ सर, इनकेस अगर किसी वर्कर के चोट लग गई या कोई प्रॉब्लम जनरेट हो गई तो ये दोनों के दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, इस फंड में से पैसा निकालेंगे और सर उस लेबर को सर या उस वर्कर को क्या करेंगे सर, पैसा दे देंगे। सिंपल, ठीक है। चलिए, हमने अभी तक देख लिया सर कि वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड का मीनिंग क्या होता है, सर वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड बनाया क्यों जाता है और सर कौन बनाता है। तो ये हमें तीनों के तीनों आंसर्स हमने देख लिए। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें क्या करना है। बहुत सिंपल सा, मैं इसमें आपके लिए क्या करूंगा, मैं केसेस बना के चलूंगा। अगर मैं आपको सिंपल कहूं, केस नंबर 1 सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसमें सर केस नंबर 1। तो सर केस नंबर 1 हमें क्या समझाता है, जरा केस नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। सपोज हमारी पुरानी बैलेंस शीट, जो पुराने पार्टनर्स की बैलेंस शीट है सर, उसमें लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड। कितना रुपए का दे रखा, सपोज सर 10,000 रुपीज का वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड गिवन है हमें। और नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में या एडजस्टमेंट में कुछ भी इसकी रिगार्डिंग नहीं दे रखा है। तो अब देखिएगा, आप मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। सपोज हमने कहा ये पुरानी बैलेंस शीट सर किसकी थी, ए और बी की थी। अब जरा देखिएगा, ए और बी सर दो पार्टनर्स थे, अच्छे से इनका बिजनेस चल रहा था। ये लोग क्या करते थे सर, सेम वही काम करते थे सर। ये अपने प्रॉफिट में से सर कुछ हिस्सा वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड में सेव करते थे सर। ये सेव कर करके आज वैल्यू उसकी 10,000 हो गई थी। अब मैं कह रहा हूं बिजनेस में एडमिट कौन हो रहा है सर, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है सी। तो सवाल यह आता है, क्या सर इस वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड में अब तीनों का राइट होगा या फिर सिर्फ ए और बी का राइट होगा। इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेते हैं। जरा आप मेरी बात समझिएगा। सपोज मैंने क्या कहा, पार्टनर थे हमारे ए और बी। सर ये दोनों के दोनों हर साल अपने प्रॉफिट में से पैसा सेव करते थे। कहां सेव करते थे सर, वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड में सेव करते थे। सपोज मैं कहता हूं ये अगर ये पैसा वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड में सेव नहीं करते, एग्जांपल देखिएगा कि अगर वर्कमेन इनको पार्टनर्स को 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ, सपोज
और सर अगर मैं मान के चलता हूँ इनका रेशियो इक्वल है तो 5 लाख रुपए सर कौन लेके जाता है, ए, और 5 लाख रुपए बी लेके जाता है, अगर ये पैसा सेव नहीं करते वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड में। बट अगर मैं कह रहा हूँ इन्होंने वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड में पैसा सेव किया है, कितना पैसा सेव कर रहे हैं सर, ये 10% का रुपीज और 10% ये अपना अमाउंट हर साल सेव कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये हर साल इतना पैसा सेव कर रहे हैं, दैट मीन्स 10 लाख रुपीज का अगर प्रॉफिट हुआ और उसमें से 1 लाख इन्होंने सेव कर दिया तो इनके पास बचे सर 9 लाख रुपीज। ये 9 लाख में से 4.5 लाख रुपीज ए लेके जाएगा सर और 4.5 लाख रुपीज सर बी लेके जाएगा। अब मेरा सवाल ये आता है कि सर अगर ये सेव नहीं कर रहे होते तो ए लेके जाता है सर 5 लाख रुपए, और अगर सेव कर रहे हैं तो कितना लेके जा रहा है सर 4.5 लाख रुपीज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड में पैसा सेव करने की वजह से सर इन दोनों की तो पॉकेट कटी है ना, इन्हें अपने पॉकेट काट के सर ये पैसे को सेव करना पड़ रहा है। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पे। ए और बी ने सर वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड में पैसा सेव करते रहे सर, हमेशा हर बार अपनी पॉकेट अपने प्रॉफिट को काट के सर इस पैसे को सेव करते थे। सर सी की अचानक से एंट्री होती है, सी कह रहा है कि इस वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड में मेरा भी राइट है। इन दैट कंडीशन मैंने कहा सर बिल्कुल भी सी का राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है? क्योंकि सर ए और बी ने अपनी पॉकेट काट के इस वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड में पैसा सेव किया था। इस वजह से वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड अगर आपको आपकी पुरानी बैलेंस शीट में वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड दे रखा है और अगर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा सर, नए पार्टनर के आने से पहले आप क्या कर लोगे, वो वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड सर पूरा का पूरा आपस में ये दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको कैपिटल अकाउंट के थ्रू समझा देता हूं कि कैपिटल अकाउंट में इसके क्या ट्रीटमेंट होगी। तो सर ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। कैपिटल अकाउंट में सर हमने क्या करा, हमने लिखा बाय वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड और 10,000 का था, सपोज मैं इक्वली ले लेता हूं तो सब 5,000 सर ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसकी कहीं और एंट्री फिलहाल के लिए नहीं होगी। नई बैलेंस शीट में सर इसकी एंट्री बनेगी, हमने कहा कहां से बन जाएगी, जब वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड जितने का जितना था वो सारा का सारा आपस में किसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सर ओल्ड पार्टनर से आपस में बांट लिया। क्यों बांट लिया? क्योंकि हम कह रहे हैं कि सर नए पार्टनर के आने से पहले इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा का सारा फंड बनाया किसने था सर, ओल्ड पार्टनर से बनाया था। फिर बोल रहा हूं अपनी पॉकेट काट के बनाया था सर, नहीं तो ये घर अपने 5 लाख रुपए लेके जाते अगर इन्होंने फंड नहीं बनाया होता। लेकिन ये अपने घर कितना लेके गया सर, 4.5 लाख रुपीस लेके गया है। मेरे ख्याल से आपको पहला केस ये क्लियर हो जाता है। चलिए फिर दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फिर हम चलते हैं सर केस नंबर 2 की तरफ। अब केस नंबर 2 ने हमें क्या बताया है, देखिए केस नंबर 2 को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे ये पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है सर हमें, ओके। इस पुरानी बैलेंस शीट में हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो रखी है सर, ये पुरानी बैलेंस शीट है। पुरानी बैलेंस शीट में वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड दे रखा है सपोज हमें 20,000 रुपीज का, और नीचे हमें सर एडिशनल इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रखी है कि सर वर्कर क्लेम ₹6,000 ऑन वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड। उन्होंने ये बताया हमें कि सर पहले से, अब इस क्वेश्चन को अगर हम रीड करें या समझें इसको, वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड आपने कितने का बना रखा, ओल्ड पार्टनर से सर 20,000 रुपए का फंड बना रखा है। और सर अब किसी वर्कर के चोट लग गई है, कुछ अनसर्टिनिटी या कुछ एक्सीडेंट वर्कर के साथ हो चुका है, जिस वजह से सर वो क्लेम कर रहा है। कितने रुपए का क्लेम कर रहा है, कितने रुपए का दावा कर रहा है सर, वो कह रहा है कि मुझे 6,000 रुपए की नीड है, आप मुझे 6,000 रुपए देंगे। तो मेरे पॉइंट ये आता है कि सर अगर 6,000 रुपए देने हैं तो वर्कर बिजनेसमैन ये जो पार्टनर्स ने क्या कहा है 6,000 रुपए देना, तो चलो एक काम कर देते हैं 20,000 रुपए में से इसको हम लोग 6,000 रुपए दे देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इस 20,000 में से 6,000 रुपीज दे दिए हैं। अब पॉइंट क्या आता है सर, 6,000 तो आप दे रहे हो, लेकिन बाकी जो बचे 14,000 इसका क्या करा जाए। फिर वही सवाल आता है कि सर ये 14,000 रुपीज पे किसका राइट है। हमने कहा सर इस पे ए और बी ओल्ड पार्टनर्स का राइट है, सी का कोई राइट नहीं है। इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे इसका, अगर मैं आपको इसका भी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम इसके कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे सर, हम इसके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे सर बाय वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड। और कितना बचा था सर, 14,000 बचा था। 14,000 कैसे बचा सर, 20,000 का फंड बना रखा था सर, 6,000 रुपीज का क्लेम जनरेट हो गया। इन शॉर्ट सिंपल सी बात है सर, वर्कर को दे रहे हैं या इतना देंगे हम उसे। बच कितना गया सर फंड में पैसा, 14,000 रुपीज फंड में पैसा बच गया। इस 14,000 पे किसका राइट बनता है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो हमने कहा गया सर 7,000 और
7,000 सर ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ तक ठीक है। उसके अलावा सर नई बैलेंस शीट में इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, देखिए अब नई जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे, जिसे हम लोग अमेंडेड बैलेंस शीट भी बोलते हैं, जिसमें तीसरे पार्टनर का भी इंक्लूजन होगा, उस कंडीशन में सर हम लिखेंगे वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड कितने रुपीस का, 6,000 रुपीस का, क्योंकि सर ये लाइबिलिटी जनरेट हुई है, ये क्लेम जनरेट हो चुका, तो वो ओल्ड सारे के सारे पार्टनर्स क्या होगा सर 6,000 रुपए के लिए अब लाइबल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से ये सेकंड केस भी हमें क्लियर हो जाता है। चलिए फिर अब हम लोग थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब केस नंबर 3 में क्या हुआ है, चलिए एक पुरानी बैलेंस शीट बनाते हैं। ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में सर वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड था। वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड का अमाउंट हम लोग ले लेते हैं, चलिए 15,000 रुपीज़ ले लेते हैं। सर हमने 15,000 रुपीज़ का वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड का अमाउंट ले लिया। अब नीचे सर एडजस्टमेंट में क्या दे रखा कि वर्कर क्लेम्स 15,000 ऑन वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर फंड कितने का बना रखा, 15,000 रुपए का ओल्ड पार्टनर्स ने बना रखा था। सर वर्कर के साथ एक्सीडेंट हो गया और उसने क्लेम कितने का करा, सर पूरे के पूरे 15,000 रुपए का उसने क्लेम कर लिया। अब सर बिजनेसमैन या जो पार्टनर्स है रोने तो लग नहीं जाएंगे कि अरे यार 15,000 रुपये मांग लिए, कोई बात नहीं, अगर 15,000 रुपये मांगे या 15,000 रुपये का क्लेम जनरेट हुआ है, वो क्या करेंगे सर अपने फंड में से ये पूरे के पूरे पैसे निकाल के वर्कर को प्रोवाइड कर देंगे। तो अब मेरा पॉइंट ये आता है, क्या सर 15,000 के 15,000 जब हम वर्कर को दे रहे हैं तो क्या सर इसकी कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री होगी? हमने कहा नहीं सर, कैपिटल अकाउंट में एंट्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर कुछ पैसा ओल्ड पार्टनर्स के लिए बचा ही नहीं, जितने का फंड बनाया था उतने का उतना वर्कर ने क्लेम कर लिया है। तो जब पूरा का पूरा पैसा वर्कर ने क्लेम कर लिया तो सर ये सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री पास नहीं होगी सर इसकी। तो हम लोग क्या करते हैं सर, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, अमेंडेड बैलेंस शीट जब बनाएंगे, तो हम क्या कर देंगे सर वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड 15,000 रुपीज का, क्योंकि सर पूरा का पूरे की लाइबिलिटी जनरेट हो गई है, पूरा का पूरा जो जितनी भी पूरी की पूरी लाइबिलिटी थी सर वो पूरी की पूरी 15,000 रुपीज से लाइबिलिटी जनरेट हो गई, पूरा का पूरा उसने क्लेम कर रखा था। चलिए केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 में हमने क्या देखा कि सर बैलेंस शीट बना रखी है, पुराने पार्टनर्स जो बैलेंस शीट बना रखी है उसमें सर वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड दिखा रहा है सर 10,000 रुपीज का। कहने का मतलब यह है कि सर पार्टनर्स ने 10,000 रुपीज का फंड बना रखा था, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट में हमें क्या बोला गया कि सर वर्कर ने 15,000 रुपए का क्लेम जनरेट करा है, ठीक है। मतलब वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है और सर उसने चोट लगी है उसके, और उसने बोला कि सर 15,000 रुपीज का क्लेम जनरेट हुआ है। अब पार्टनर्स ने तो सर सिर्फ 10,000 रुपीज का फंड बना रखा था, सही है, तो 15,000 देने तो सर पूरे के पूरे 10,000 तो उसे दे दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी 5,000 रुपए की कमी पड़ रही है। ये 5,000 जो है हम लोग एज अ एक्सपेंस या एज अ लॉस की तरह रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो चलिए, तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा, इसका सिंपल है सर, एक हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रीटमेंट दिखाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं कहाँ दिखाऊंगा, मैंने कहा कि कितने रुपए का लॉस हो गया सर, 5,000 रुपए का हमें लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया सर, ये जो 5,000 रुपए का लॉस है, क्यों 5,000 रुपए का लॉस हुआ सर, 10,000 का फंड बनाया था, 10,000 तो दे दिए 15 में से। अब 15 में से 10,000 जब आप दे दिए तो अभी 5,000 रुपए की और कमी पड़ रही है, तो वो हमने एज अ पार्टनर्स ने क्या कर लिया सर, इसे एज अ लॉस दिखा दिया। उसके अलावा सर हमें इसकी बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो सर इसकी बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में सर जो आप नए पार्टनर्स की बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें सर आप वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड दिखाएंगे। कितने से दिखाएंगे सर, पूरा का पूरा 15,000 रुपीज से हम लोग क्या करेंगे, इस फंड को शो करेंगे। ऐसा क्यों करा गया सर, क्योंकि एक्चुअल में फंड तो आपका जो वर्कर ने क्लेम करा था सर वो तो पूरा का पूरा 15,000 का करा था। चलिए अब ना ये हमारे थे 4 के 4 केसेस। इन केसेस के अलावा सर 5वां कोई केस इसमें जनरेट नहीं होती। एक बार हम दोबारा से सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि सर सबसे पहले बात करते हैं सर केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 में हमने क्या करा, आपका पार्टनर्स ने सर फंड बना रखा था, कितने का, 10,000 का फंड बना रखा था, और सर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं हुई सर पूरे साल भर में। अब सर नया पार्टनर आ रहा है तो इस फंड पे सर वो अधिकार मांगेगा, इसलिए उन्होंने क्या कहा, इस फंड के उस फंड में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है सारा का सारा सर पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ने अपने पास अपने रेशियो में डिवाइड कर लिया सर। इसलिए क्यों डिवाइड करा, क्योंकि सर हमने ये देखा कि ये वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड किसने बनाया था सर, एक्चुअल में ए और बी ने बनाया था, जिस वजह से सर इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है सर, केस नंबर 1 हमारा हो जाता है इसके साथ कंप्लीट।
हमारा केस नंबर टू में हमने क्या देखा था सर कि बैलेंस शीट में सर अगर वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड 20,000 रुपीज का बन रखा है ऑलरेडी और वर्कर ने क्या करा सर 6,000 रुपए का क्लेम मांगा है, मतलब किसी वर्कर के चोट लग गई और सर उसने कहा कि 6,000 रुपए आप मुझे देंगे, एक समझने के लिए, ठीक है, 6,000 रुपए आप हमें देंगे, ठीक है। तो हुआ क्या सर, अब हम क्या करेंगे, ये 6,000 रुपए कहाँ से थे, पार्टनर्स सर अब रोने तो लग नहीं जाएंगे अब यार 6,000 कहाँ से, तो उन्होंने कहा टेंशन की बात नहीं है, हमने पहले से फंड बना रखा है, कितने का, 20,000 रुपए का। इन दैट कंडीशन वो इस 20,000 रुपए में 6,000 रुपए निकाल के किसको दे देंगे सर, मतलब क्लेम जनरेट जो हो रखा था उसको सेटल ऑफ करने की कोशिश करेंगे। बाकी कितने पैसे बच गए, 14,000। अब जैसे ही 14,000 बच गए, ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे सर, फटाफट से बांट लेते हैं, नए पार्टनर को इसमें से कुछ हिस्सा नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि सर ये पूरा का पूरा जो फंड था ये हम दोनों ने बनाया था, अपने प्रॉफिट को काट के बनाया था। कैपिटल अकाउंट में इसका ये ट्रीटमेंट हो गया। उसके अलावा सर जो आप नई बैलेंस शीट बनाओगे उसमें सर जितने का क्लेम था वो पूरा का पूरा अमाउंट आप क्या कर दोगे सर, नई बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी शो कर दोगे। केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फिर केस नंबर 3 में हमने क्या समझा सर, जैसे बैलेंस शीट में ऑलरेडी सर कितने का फंड बना रखा पार्टनर्स ने, सर 15,000 रुपीज का फंड बना रखा है और क्लेम कितने का जनरेट कर लिया सर वर्कर ने, बहुत सिंपल सी बात है, वर्कर के चोट लगी, 15,000 रुपए मांग रहा है वो सर। अब जितने का, फिर वही बात आती है सर, पार्टनर्स रोने तो लग नहीं जाएंगे कि अरे यार तो 15,000 रुपए मांग रहा, कहां से देगा, क्या मतलब है, आपने फंड पहले से बना रखा तो सर पूरे के पूरे पैसे आप उसको दे देंगे, या जितने का उसने 15,000 का क्लेम करता तो उसको सेटल ऑफ कर लेंगे। तो नई बैलेंस, इसका कैपिटल अकाउंट में तो कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा सर, जब पैसे ही नहीं बचे, जितने का फंड बनाया था सारे के सारे जब वर्कर को जा रहे हैं तो कुछ फंड में पैसे बचे ही नहीं। इन दैट कंडीशन सर ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो बैलेंस शीट में सर पूरा का, नई बैलेंस शीट जो बना हो गया उसमें पूरा का पूरा वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड 15,000 का 15,000 आप एज अ लायबिलिटी शो कर दोगे, ठीक है। फिर लास्ट केस जो आता है आपका वो आता है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हुआ क्या सर, बैलेंस शीट में ऑलरेडी फंड बना रखा था सर कितने का, 10,000 रुपीज का। सर वर्कर के चोट लगी और वर्कर ने क्लेम करा सर 15,000 रुपीज का। 15,000 रुपीज का जैसे ही उसने क्लेम करा, फिर वही पॉइंट आता है कि सर जब उसने इतने का क्लेम करा, अब पार्टनर सर रोने तो लग नहीं जाएंगे कि अरे यार ये पैसा कहां से दे। उन्होंने कहा कि सर 15,000 रुपए देने ना, तो चले एक काम करते हैं 10,000 रुपए तो फंड में से निकाल के दे देते हैं, बाकी अभी भी कितने बच गए सर, 5,000 बच गए। इस 5,000 को उन्हें खुद अरेंज करना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे सर, इसको एज अ एक्सपेंस या एज अ लॉस अपना दिखा देंगे 5,000 रुपीज का। तो रीवैल्यूएशन में टू वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड एज अ एक्सपेंस या एज अ लॉस हमने दिखा दिया, और जो नई बैलेंस शीट बनेगी सर उसमें पूरा का पूरा जितना 15,000 का क्लेम था वो मैं वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड में कंप्लीटली क्लेम की तरह शो कर दूंगा। तो ये हमारी एक वीडियो थी, मेरी छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों के लिए वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड में। इस वीडियो के बाद जितना मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज होगी, कुछ सजेशंस होंगे, तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स का आंसर जरूर प्रोवाइड करूंगा, जरूर दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे, या फिर रीवैल्यूएशन के एक्सप्लेनेशन पे, या कैपिटल अकाउंट के एक्सप्लेनेशन से के पे, आप मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कोई सी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं।